हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवालाज बाई IIRN। मैं दीपक राजौरिया, स्टूडेंट ऑफ IIRI। आज आपके सामने केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन हमारे जो ICR, जेट, नीट के जो क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन के, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो अभी तो ये थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास के बाद में आपको मिलेगा DPP टाइप। DPP टाइप में जो 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, कल उनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। सो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम क्रैक करने में। सो लेट फोकस। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर का मतलब है कि कोई भी जो हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन ये है सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन हो गया। ये एक होमोजीनियस मिक्सर होगा, इसमें सेम टाइप का मिक्सर होगा। और सॉल्यूशन के अंदर दो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे सर सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो हम बताएंगे सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और हम सोल्यूट को ये भी बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट अदर देन सॉल्वेंट इज सोल्यूट। अब अपने पास ये सॉल्यूशन है वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है ये लेस क्वांटिटी में है और जो वाटर है वो मोर क्वांटिटी में है। तो इसके अंदर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये होता है सॉल्यूशन। हमारे नीट जो जेट, ICR और जो अपनी नीट में जो क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी अपना नीट का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो MCQ बेस में ये वर्ड को बहुत ध्यान में रखेंगे कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट, देन होमोजेनियस मिक्सर आएगा, नॉट ए हेटेरोजेनियस मिक्सर। Then we will talk about concentration related term. कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म में हमारे पास सबसे पहला आता है वेट अपॉन वेट परसेंटेज। वेट अपॉन वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो कंपोनेंट ये वेट अपॉन वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज में हमें हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ये है। तो हम लोग इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसको बताएंगे कि 10 ग्राम NaOH present in 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें ये 10 ग्राम NaOH है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज टर्म में क्या होगा, सेम यही एग्जांपल लेंगे कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक एनएच एक्वस सॉल्यूशन, 10 वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेम यही एग्जांपल इधर लेंगे, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसमें भी सेम यही होगा कि 10 ml of NaOH present in 100 ml of solution। और इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि कौन इसमें ये वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, लेकिन यदि बाई चांस पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये बहुत बहुत से क्वेश्चन में रिलेट करेगा, तब यदि ये नहीं होगा तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि वेट बाय वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है। वेट बाय वेट परसेंट होता है कि वेट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। जिसमें हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें क्वेश्चन है कि 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है। उसमें इसका इस लाइन का हमें जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए कि क्या इस लाइन का मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि जो 10 ग्राम NaOH है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में। 10 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम NaOH सॉल्यूशन में। दूसरी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भी क्या है 10 ग्राम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि 10 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है टेम्परेचर डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वो होगी जिस भी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म में वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, जनरली डिवाइड हो रहा है। जिसमें डिवाइड होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जिसमें डिवाइड हो रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब ये देखो इसमें वेट बाय वेट है, इसमें वॉल्यूम का कोई भी रिलेशन नहीं है, कहीं कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आ रही इसके फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट ऑफ सॉरी वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तब इसके इस कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। अब ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तब इसमें वॉल्यूम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तब ये टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो वेरी करेगा, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है।
तीसरा कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम वही है। इसके अंदर होगा कि इस एग्जांपल से देखते हैं हम। 10% वेट बाई मास भी ले सकते हो या फिर वेट भी ले सकते हो। 10% वेट बाई वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जो 10 ग्राम NaOH present in 100 ml of aqueous solution। ये इसका मतलब होगा वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज टर्म का। इसके बाद में आता है ppm। या फिर पार्ट्स पर मिलियन। ppm या पार्ट्स पर मिलियन, ये भी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, number of the part of component upon total number of part of all component into 10 to power 6। ये भी ppm जो पार्ट्स पर मिलियन है, जो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, ये भी अपने काम आएगी हर चैप्टर में। जैसे 11th का चैप्टर है, उसमें भी ये काम आएगी, सॉल्यूशन में भी बहुत काम आएगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें ये काम आएगी। अब ये इन कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म के बाद में आता है मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो इसमें इसी की जो हेडिंग है कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म, इसी में इसका जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। इसको हम अलग डिवाइड करेंगे मोल और फ्रैक्शन। जो मोल का फ्रैक्शन है वही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में A और B कुछ भी है, इसका एक ये सॉल्यूशन है। तो हमें एग्जामिनर बोलेगा कि इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इसमें एक सीधी सी ट्रिक है, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। क्या है? खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। तो खुद के मोल क्या होगा? मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ये याद रखना, इसकी सीधी सी ट्रिक है। खुद के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है यदि आप ये ट्रिक लगाओगे, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। ये
मोल फ्रैक्शन में ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। अभी सेम यहाँ हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसमें क्या होगा, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। और जो ये मोल ऑफ ए मोल ऑफ बी, इसका जो सम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इसका सम हमेशा एक के इक्वल होगा। ये टर्म भी बहुत, मोल फ्रैक्शन जो हमने पीछे वेट बाय वेट का परसेंटेज रिलेटेड टर्म पढ़ी, दूसरी पढ़ी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरी पढ़ी हमने मास बाय वॉल्यूम, चौथी पढ़ी पीपीएम, ये पांचवा कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है मोल फ्रैक्शन। उन चार को तो आप भूल भी सकते हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको भूल जाएंगे तो हम केमिस्ट्री के जो फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ये मान सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन टर्म तो आपको आनी चाहिए, साथ में वो टर्म ये भी आपको आएंगे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में कंसंट्रेशन रिलेटेड अभी हमारे पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं आपको वर्बली बोल के बताऊंगा, फिर आपको जो कल नोट्स मिलेंगे और जो डीपीपी मिलेगी उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मैं अभी थोड़ा सोल्व करके बता दूंगा आपको। ये ट्रिक लगेगी, देखना। आपको सिर्फ जो नीट है, जेट है, आईसीआर है, यूपी केट है, इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो बढ़िया रैंक आपको आईआरआई, ये बड़ी बड़ी कॉलेज है, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो अपने पास ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आपको पता नहीं होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। इन ए सॉल्यूशन, एक मोल, ये एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो ये मतलब कोई सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये 20% है, उस सॉल्यूशन में 20% है। तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसका पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है C2H6O2। तो हम लोग इसको कार्बन का, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास एक का 1 होता है तो 6 का कितना होगा, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 2, तब इसका कितना आएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, ये हो गया 62 इनका मोलर मास आ गया, 62 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मोलर मास आ गया। अब हमें पूछा है कि मोल ऑफ वाटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट विच इज 20% ऑफ ए सॉल्यूशन, कि मतलब वो 20% है किसी सॉल्यूशन का, 20% है तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी का 80% क्या है, 80% वाटर है। तो हम इसका पहले तो इसके मोल निकालेंगे, ये हमें 20% दे दिया, 20% दे दिया, तब 20/62, तो इसको हम डिवाइड करें तो ये 10 आ गए, ये 31, और इसका जो हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0.322 मोल। ठीक है, अब हमें ये मोल आ गए किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। अब हमें मोल निकालने वाटर के, ये 20% था तो 80% वाटर है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O का मोलर मास होता है 18, तो इसका जो मोल आएगा वो हो जाएगा 4.444 मोल। ये आ गया मोल ऑफ वाटर, ये हो गया मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तब क्या होगा फॉर्मूला, खुद के मोल कितने हैं 0.322 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए, ये 0.322 था, ये 4.444 था, तब 4.766 ये आ गया। तब इसका फॉर्मूला ये जो हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाए 0.932, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अभी ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हमें कि आप बोलोगे सर कि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन होता है, ये कितना मोल फ्रैक्शन है, तो हमें फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस जगह हम मान लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1। अभी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आया है 0.932 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1। H2O बराबर 1 माइनस 0.932। आप इसको सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म आती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी ओके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी इज डिफाइंड एज number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution। ये होगी मोलरिटी की डेफिनेशन। अब हमारे ये मोलरिटी की डेफिनेशन होगी। अब मोलरिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे? मोलरिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ solute upon volume of solution in liter, जो कि हमारे पास किस में होनी चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है मोलरिटी का। मोलरिटी का इसमें अभी इस फॉर्मूले को हम और भी जो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन या फिर वेट। ये नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आएगा वेट या मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि लीटर नहीं होगा ये ml में होगा तो इनटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये मोलरिटी हो गई। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसमें ये दिया होगा कि मोलरिटी टेम्परेचर रिलेटेड टर्म है या नहीं है। तो इसके अंदर देखो कि ये वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है।
अभी हमने एनसीईआरटी के 2 पेज कवर किए हैं। 2 पेज में इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि एक तो वो है कि मोलरिटी या फिर जो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ऐसी जो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म जिसको वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, जो वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है वो कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमने ट्रिक बताई है कि मोल फ्रैक्शन निकालना तो हम बोलेंगे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, जो जिसमें जैसे हमें NaOH दिया हुआ है, कोई दूसरा सॉल्यूशन और दिया हुआ है, कुछ भी एसिड दिया, कुछ भी दिया हो, उसमें जो खुद के मोल होंगे अपॉन टोटल मोल होंगे। ये अपना इतना लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर हमने बनाया है। यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे जो और हमारे जो ये 2 पेज का एनसीईआरटी की रीडिंग करवाइए। ये रीडिंग जो इस 2 पेज में जितना भी इम्पोर्टेंट लगेगा और जितना नोट्स रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो वो नीट और ये ICAR जेट और यूपी केट में आने वाले जो क्वेश्चन है वो हैं सारे, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अभी अपना जो ICAR है CUET के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ये अभी मई में होने वाला है। तो आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से इसकी प्रिपरेशन करो और हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीवालाज बाय IARIN बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।